नमस्कार। मैं श्री प्रताप सिंह बारट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा भूगोल विभाग की तरफ से आपका यूट्यूब क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं अतुल कुमार जोशी, सहायक आचार्य भूगोल, आज राजस्थान भूगोल के अंतर्गत राजस्थान की अफवाह प्रणाली से संबंधित टॉपिक पर चर्चा करूंगा। अफवाह प्रणाली क्या होती है, अफवाह प्रणाली राजस्थान के संदर्भ में के क्या क्या उसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कौन कौन सी मुख्य नदियां हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रारंभ करते हैं कि पहले तो अफवाह किसे कहते हैं। तो किसी भी भूमि के ढाल का अनुसरण करते हुए जल जब एक निश्चित दिशा में गति करता है या प्रवाहित होता है तो वह अफवाह कहलाता है। तो ढाल का अनुसरण करते हुए जल का निश्चित दिशा में गति करना अफवाह कहलाता है तथा मुख्य नदी व उसकी सहायक नदियाँ जो है आपस में मिलकर एक अफवाह प्रणाली का निर्माण करती है। जैसे किसी पहाड़ी के शीर्ष से विभिन्न जो छोटी छोटी रेखाएं निकलती है नदी की धार के रूप में, वह जाकर उस ढाल का अनुसरण करते हुए तो ये जो संपूर्ण क्रम बनता है जिसमें मुख्य नदी, फिर उसकी सहायक नदी, इन सहायक नदियों की भी जो उप सहायक नदियाँ होती है, ये जो सारा का सारा क्रम बनता है ये कहलाता है अफवाह प्रणाली। इंडो ब्रह्म नदी या शिवालिक नदी के मार्ग का जो वर्णन है वो पिलग्रिम व पेशको महोदय ने किया था। हम बात करते हैं राजस्थान की जो अधिकांश नदियाँ हैं वो प्रौढ़ावस्था में हैं और राजस्थान की अफवाह प्रणाली के अध्ययन के क्रम में हम सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में 3 प्रकार की अपर्दन सतह पाई जाती है। वो 3 अपर्दन सतहों को हम कहते हैं प्री क्रिटेशियस अपर्दन सतह, जो 350 मीटर से ऊंचा भाग है और जिसका निर्माण मेसोजोइक काल में हुआ था। दूसरा मध्यम मायोसीन सतह जो 250 से 300 मीटर ऊंचा भाग है और मध्यम अफवाह क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तीसरा है प्लेस्टोसिन सतह जिसकी औसत ऊंचाई 180 मीटर से 240 मीटर है। इसका निर्माण क्वाटरनरी काल में हुआ था। सर्वाधिक अफवाह जो है वो इसी प्लेस्टोसिन सतह पर होता है। राजस्थान की अफवाह प्रणाली सबसे अधिक प्रभावित होती है वहाँ की भूगर्भिक संरचना से, और भूगर्भिक संरचना जो है वो चट्टानी संरचनाओं पर निर्भर करती है। कहाँ कोमल चट्टान है, कहाँ कठोर चट्टान है। तो कोमल और कठोर चट्टानों के क्रम में जो कठोर चट्टानें होती हैं उनका अपर्दन आसानी से नहीं होता, लेकिन कोमल जो चट्टानें हैं उनका अपर्दन आसानी से हो जाता है। राजस्थान की अफवाह प्रणाली की एक मुख्य विशेषता है कि यह भारतीय महान जल विभाजक रेखा अरावली के उत्तरी अक्ष दिल्ली से प्रारंभ होकर अलवर, सांबर झील, अजमेर, ब्यावर, उदयपुर के दक्षिण पश्चिम होते हुए सह्याद्री पर्वतमालाओं के सारे दक्षिण भारत तक विस्तृत है। तो हम यहाँ एक महत्वपूर्ण जो राजस्थान के मानचित्र में आपको ध्यान रखना है वो ये है कि भारत की जो महान जल विभाजक रेखा है वह जल विभाजक रेखा दिल्ली से प्रारंभ होती है, अलवर होते हुए जयपुर सांबर झील होते हुए उदयपुर के सहारे ये आती है और उदयपुर के दक्षिण पश्चिम में होते हुए सह्याद्री पर्वतमालाओं तक ये मूव कर जाती है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से जो क्रम है इस जल विभाजक रेखा के पश्चिम का सारा जल जो है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के ढाल का अनुसरण करते हुए दक्षिण पश्चिम की ओर गुजरात की तरफ मूव करता है, जबकि बाकी का जो जल है वह पूर्वी भाग की ओर जल गमन करता है। तो ये ढाल इस जल विभाजक रेखा के सहारे राजस्थान का जल 2 विभिन्न दिशाओं में पश्चिम और पूर्व की ओर मुड़ता है और इसी क्रम में हम 2 अफवाह प्रणालियों का जन्म होता है। इन 2 अफवाह प्रणालियों में जो पश्चिम की ओर जल और दक्षिण पश्चिम की ओर जल जाता है उसे अरब सागरीय अफवाह के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं तथा पूर्व की ओर जो जल जाता है उसे हम बंगाल की खाड़ी के अफवाह के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। इसके अलावा एक तीसरा अफवाह क्रम जो मरुस्थलीय प्रदेश की मुख्य विशेषता है, जिसमें नदियाँ किसी भी सागर या झील में नहीं मिलकर केवल मरुस्थल में भूमि में विलीन हो जाती है, उसे हम आंतरिक अफवाह क्रम के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो राजस्थान की अफवाह प्रणाली को हम मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित करते हैं: बंगाल की खाड़ी का अफवाह, अरब सागरीय अफवाह तथा
आंतरिक अफवाह। हम सबसे पहले बात करेंगे जैसे बंगाल की खाड़ी का अफवाह है। तो बंगाल की खाड़ी का अफवाह जो है वह राजस्थान में अरावली के पूर्वी भाग में मिलता है, जिसकी जो मुख्य नदी है वो चंबल है, और सहायक नदियों में बनास, काली सिंध, पार्वती और सीप ये मुख्य सहायक नदियाँ हैं। तो हम सबसे पहले आज बात करते हैं चंबल नदी। चंबल नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश में जनापाव पहाड़ी मऊ तहसील जिला इंदौर से होता है। यह 616 मीटर की ऊंचाई से उद्गम होकर प्रारंभ में 325 किलोमीटर एक गहरे गर्त में प्रवाहित होती है। राजस्थान में 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ जिले में ये प्रवेश करती है और उसके उपरांत राजस्थान में 300 मीटर एक चौड़े तल का निर्माण करती है। भैंसरोडगढ़ के समीप इसमें एक ब्राह्मणी नदी, जिसे वापनी नदी भी कहा जाता है, मिल जाती है। जिस बिंदु पर यह है ब्राह्मणी नदी चंबल में मिलती है वहाँ चूलिया जलप्रपात बनता है, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है। यह नदी कोटा बूंदी की सीमा बनाते हुए आगे सवाई माधोपुर, करौली और कोटा की सीमा का निर्धारण करती है। उसके उपरांत राजस्थान, मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। कुछ बुक्स में 966 भी मिलती है, लेकिन सामान्य रूप से इसकी जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक के आधार पर लंबाई है वो 965 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 135 किलोमीटर है। राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा के साथ साथ ये सीमा बनाती हुई 241 किलोमीटर पालिया, कोटा से पीनाहट, सवाई माधोपुर स्थान तक बहती है। तो ये जो 241 किलोमीटर की डिस्टेंस है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। पालिया नामक स्थान से पीनाहट तक, पालिया कोटा में है और पीनाहट सवाई माधोपुर में है। मुख्य रूप से जब हम बात करते हैं तो चंबल नदी अपने प्रवाह क्षेत्र में बीहड़ भूमि का निर्माण करती है, जिसे उत्खात स्थलाकृति कहते हैं। चंबल नदी में रामेश्वरम नामक स्थान पर बनास नदी आकर मिल जाती है, जबकि नानेरा जिला कोटा स्थान पर काली सिंध नदी और पालिया कोटा स्थान पर पार्वती नदी इसमें आकर मिलती है। राजस्थान में चंबल नदी का जो कुल अफवाह क्षेत्र है वह 19,500 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम इस मानचित्र में देखें तो इसका उद्गम जनापाव पहाड़ी से होते हुए ये 84 गढ़ से प्रवेश करती है इस स्थान से, चित्तौड़गढ़ जिले से। फिर ये 135 किलोमीटर बहती है और उसके बाद ये सवाई माधोपुर, कोटा, ये सीमा के सारे बहकर एक सीमा बनाती है 241 किलोमीटर। आगे इटावा यूपी में जाके ये यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी में ये मिल जाती है। तो अब अगर आप देखें मानचित्र का हम विस्तार के साथ देखें चंबल और उसकी सहायक नदियाँ, तो आप ये देखिए जनापाव पहाड़ी से चंबल निकलती है। सबसे पहले चंबल नदी पर एक गांधी सागर बांध बनाया गया है। इस गांधी सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद जब हम चंबल नदी पर आगे राजस्थान में प्रवेश करती है तो एक सबसे पहला बांध है राणा प्रताप सागर बांध, जो कि चित्तौड़ जिले में है। राणा प्रताप सागर बांध के बाद जब ये नानेरा के आगे मूव करती है तो यहाँ क्या नानेरा नामक स्थान पर इसमें एक सहायक नदी आकर मिल जाती है, काली सिंध नदी। और उसके बाद आगे यहाँ जवाहर सागर बांध बनाया गया है, कोटा बैराज कोटा में है। उसके बाद पालिया नामक स्थान पर ये जो है इधर आगे पालिया नामक स्थान पर पार्वती नदी आकर मिलती है। उसके बाद जब ये आगे मूव करती है तो रामेश्वरम नामक स्थान पर बिगो त्रिवेणी के मार्ग से जो बनास नदी खमनो राजसमंद से निकलती है, जिसमें कि बेड़च और मैनाली नदी मिलकर बिगो त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। उसके बाद ये बनास नदी रामेश्वरम नामक स्थान पर आकर मिल जाती है। इसमें सीप नदी मिलती है। फिर आगे मुरादाबाद इटावा के पास ही है यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध मंदसौर मध्य प्रदेश में बनाया गया है। राणा प्रताप सागर राउतवाटा जिला चित्तौड़ में, जवाहर सागर बांध कोटा में, कोटा बैराज कोटा में केवल सिंचाई के लिए बनाए गए हैं। चंबल की अगर सहायक नदी की बात करें तो काली सिंध मध्य प्रदेश के देवास जिले के निकट से निकलती है। झालावाड़ में रायपुर के निकट से बिंदा गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है और नानेरा कोटा के निकट चंबल में मिल जाती है। इस नदी में आहू नदी गागरोन के निकट मिलती है, जहां राजस्थान का एकमात्र जलदुर्ग गागरोन का किला स्थित है। इसकी कुल लंबाई 351 किलोमीटर है।
राजस्थान में इसकी लंबाई 145 किलोमीटर है। इसका उद्गम मालवा पठार देवास मध्य प्रदेश से हुआ है। यह नदी स्टेट हाईवे 18 जो कि भोपाल के निकट है उसको पार करती है। पार्वती नदी जो है उसका उद्गम सीहोर मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान में करियाहट बारां के निकट प्रवेश करती है। सवाई माधोपुर की सीमा के निकट पालिया नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 65 किलोमीटर है। आहू नदी उसका उद्गम सुसनेर मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान में नंदपुर झालावाड़ से प्रवेश करती है। कोटा व झालावाड़ की सीमा बनाकर झालावाड़ जिले में गागरो नामक स्थान पर काली सिंध में मिलती है। दूसरी आगे उसके बाद आगे नदी है परवन जो मध्य प्रदेश में उद्गम होता है। राजस्थान में खारीबोर गांव झालावाड़ से प्रवेश करती है। नदी झालावाड़ कोटा व कुछ 12 जिले में बहकर काली सिंध में मिल जाती है। मध्य प्रदेश में नदी सीहोर बाजापुर राजगढ़ जिलों में बहती है। पलायता के समीप ये नदी काली सिंध में विलीन हो जाती है। इसकी कुल लंबाई 220 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 205 किलोमीटर बहती है। कुन्नौर मध्य प्रदेश में उद्गम होता है। राजस्थान में मुसेरी गांव 12 से प्रवेश करती है। करौली जिले की सीमा के समीप चंबल में मिल जाती है। नीमाज नदी से नेवच नदी भी कहा जाता है। राजगढ़ मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है और कोलखेड़ी झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। अकलेरा के समीप परवन नदी में मिल जाती है। बनास नदी जो कि वन की आशा के नाम से जाना जाता है। खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से इसका उद्गम होता है। यहाँ से अरावली को काटते हुए राजसमंद उदयपुर नाथद्वारा रेल मगरा चित्तौड़ भीलवाड़ा अजमेर टोंक बूंदी होते हुए रामेश्वरम नामक स्थान पर चंबल में मिलती है। राजस्थान में चंबल की यह सबसे बड़ी सहायक नदी है जो कि चंबल से उसके बाएं किनारे पर आकर मिलती है। यह एकमात्र नदी है जिसका उद्गम और अंत राजस्थान में ही होता है। यह आंतरिक अफवाह को छोड़कर अगर हम नदी की बात करें तो ये वह नदी है जिसका उद्गम और अंत राजस्थान में ही होता है। इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। यह नदी त्रिवेणी नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। इसमें बेड़च मैनाली और नदी आकर मिलती है और ये त्रिवेणी संगम भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील में स्थित है। बनास नदी पर कुछ प्रमुख बांध निर्मित किए गए हैं। जो नंदसमंद बांध है वो राजसमंद में है। बगेरी का नाका राजसमंद में है। मातृकुंडियाँ वो चित्तौड़गढ़ में है। बनास और चंद्रभागा के संगम पर स्थित है। यहाँ से 1921 में एक ही आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसे मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। बिसलपुर बांध टोडा रायसिंह टोंक में है और इसरदा बांध सवाई माधोपुर में है। बनास की प्रमुख सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो प्रमुख सहायक नदी है कोठारी नदी जो दिवेर की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती है। राजसमंद और भीलवाड़ा में बहती हुई भीलवाड़ा जिले में नंदराई ग्राम के निकट बनास में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 145 किलोमीटर है। बेड़च नदी गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती है। उदय सागर झील में मिलने तक इसे आयड नदी कहते हैं और उदय सागर झील से जब ये पुनः बाहर निकलती है तो बेड़च के नाम से जानी जाती है। यहाँ से ये 190 किलोमीटर बहते हुए भीलवाड़ा जिले में त्रिवेणी नामक स्थान पर बनास में मिल जाती है। उसके बाद खारी नदी जो कि बिजराल गांव की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है और देवगढ़ होते हुए 80 किलोमीटर की कुल लंबाई में बहने के उपरांत अजमेर जिले में बनास में मिल जाती है। गंभीरी नदी एक मध्य प्रदेश के जावद की पहाड़ियों से निकलकर उत्तर दिशा में बहते हुए चित्तौड़ जिले में चित्तौड़ के किले के निकट बेड़च में मिलती है। इसकी कुल लंबाई 110 किलोमीटर है। बेड़च व गंभीरी के मिलने से पूर्व चित्तौड़ में एक ऊंचा पठारी भाग है जो चित्तौड़ का किला स्थित है। उसके दोनों ओर ये अलग अलग नदियों का क्रम आता है और चित्तौड़ के किले का जो भाग है वो मेसा का पठार है। उसके दोनों ओर इस तरह से जो मेसा का पठारी भाग है उस मेसा के पठारी भाग के इस तरह से जो पठारी भाग है उसकी एक ओर से और इस तरह से दो नदियां आकर मिलती है। तो ये जो क्रम है ये दोनों नदियां बेड़च और गंभीरी ये चित्तौड़ में मेसा के पठार की दोनों ओर एक सीमा का निर्माण भी करती है। बाणगंगा नदी बैराट की पहाड़ियों से निकलकर जयपुर दौसा भरतपुर जिलों में प्रवाहित होते हुए यदि जल की मात्रा अधिक होती है तो आगरा के निकट ये यमुना में मिलती है और अगर जल कम होता है तो ये भरतपुर जिले में ही भूमि में विलीन हो जाती है। इस नदी को भरतपुर में रुंडित नदी भी कहते हैं। धन्यवाद। कल हम अरब सागरी अफवाह के बारे में अध्ययन करेंगे।